चैप्टर 9 करने जा रहे हैं और इसमें निम्न जाति के द्वारा जो आंदोलन किया गया था वो देखेंगे, मजदूर संघ तथा किसान आंदोलनों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये 3 तरह का जो निम्न जाति के द्वारा जो आंदोलन किए गए, जो मजदूर संघों के द्वारा जो आंदोलन किए गए तथा किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए गए, उनको अलग अलग करके यहाँ पे दिया गया है और एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं निम्न जाति आंदोलन। निम्न जाति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुई। सबसे पहले कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में हुई है और वहाँ पर इसका नेतृत्व ज्योतिबा फूले ने किया। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया है? ज्योतिबा फूले ने किया है। सत्यशोधक समाज की बात करें तो 1873 ईस्वी में बम्बई में इसका हुआ था और संस्थापक ज्योतिबा फूले। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण विरोधी। इन्हें महात्मा की पदवी दी गई। तो ये हो गया कि ज्योतिबा फूले को कौन सी पदवी दिया गया? तो महात्मा की। इन्होंने 1872 ईस्वी में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। तथा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना का श्रेय किसे जाएगा? ज्योतिबा फूले को। इनकी एक अन्य पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी है। तो सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो 4 चीज़ें ज्योतिबा फूले के। गुलामगिरी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। प्लस में महात्मा की पदवी जो है ये किसको दी गई थी महाराष्ट्र में? तो ये देखेंगे आपको ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना था। इन्हीं के समर्थक में एक ऐसा वर्ग था जिसने ब्राह्मणों एवं वैश्यों के विरोध में सर्वप्रथम बहुजन समाज के हितों की बात की। 1920 से लेकर 1930 के मध्य 1920 से 1930 के मध्य में केशव राय जेठे और दिनकर राव, कौन कौन है? तो केशव राव जेठे हैं और साथ में दिनकर राव हैं। इन दोनों ने समाज को पूना में नेतृत्व प्रदान किया। सत्यशोधक समाज को, यहाँ पे समाज कहने के बाद सत्यशोधक समाज को पूना में नेतृत्व इन दोनों ने किया था, केशव राय जेठे और दिनकर राव ने। क्योंकि बम्बई में तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक ज्योतिबा फूले कर रहे थे और पूना में ये दोनों कर रहे थे। उनके नेतृत्व के कारण ही समाज अंग्रेजी राज और कांग्रेस दोनों के विरुद्ध हो गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अब बात करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अस्पृश्य जाति यानी माहर से जो है संबंधित थे। डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न जातियों को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। ध्यान रखिएगा, पृथक निर्वाचन की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। और मंदिरों में सभी को जाने के लिए आंदोलन चलाया कि सभी को जो है मंदिरों में प्रवेश की अनुमति हो। उन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस का विरोध किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भक्त हो गए। जब एक का विरोध करोगे कांग्रेस का, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भक्त हो गए। 1920 ईस्वी में इन्होंने द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, तो द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की है 1920 ईस्वी में? तो ये भीमराव अंबेडकर ने की है। इससे ये भारतीय स्तर के नेता बन गए। 1924 ईस्वी में अंबेडकर ने मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इन दोनों की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर ने की है। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फाउंडेशन का 1920 में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का 1924 ईस्वी में और बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है 1927 ईस्वी में मराठी में किया है भीमराव अंबेडकर ने ही। इसी वर्ष इन्होंने हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए समाज समता संघ स्थापित किया। तो ये सारे के सारे जो भी संघ स्थापित किए गए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज समता संघ की स्थापना किसने किया है? तो भीमराव अंबेडकर ने ही। मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया। दिसंबर 1927 ईस्वी में इन्होंने सार्वजनिक कूपों तथा तालाबों से पानी लेने के लिए और अछूतों के अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1942 ईस्वी में अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। तो 1942 ईस्वी में इन्होंने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन्हीं का है, तो ये सब चीज़ को याद रखेंगे। अंतोतगत्वा इन्होंने हिंदू धर्म के परित्याग की घोषणा की और बौद्ध धर्म अपना लिया। तो यही है कि अंत समय में इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था?
पूरी जीवन जो है हिंदू धर्म के साथ बंधे रहे और अंतिम समय में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अब महात्मा गांधी की बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है निम्न जातियों के लिए क्या किया। तो महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। ये अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे और 1932 ईस्वी में इन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया। जितने भी अछूत थे उनको क्या नाम दिया? हरिजन। साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इन्होंने एक पत्रिका हरिजन भी निकाली। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में बम्बई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। अगर फेडरेशन की बात करेगा, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की बात करेगा तो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की बात करेगा तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। देखिए छोटा छोटा चीज़ है लेकिन इसी से आप लोग जो है बाकी चीज़ें याद रहे न रही। फेडरेशन की बात करेगा, संघ बनाने, फेडरेशन मतलब क्या? संघ बनाने का, तो हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर। एसोसिएशन की बात होगी तो वो हो जाएगी आपके महात्मा गांधी। साहू जी महाराज ने क्या किया है वो देखते हैं। 1920 ईस्वी के दशक में निम्न जातियों के उत्थान के लिए शासक वर्ग के एक सदस्य कोल्हापुर के राजा, ये कहाँ के थे? साहू जी महाराज। तो ये कोल्हापुर के एक राजा साहू जी महाराज ने अत्यधिक क्रांतिकारी सुधार किए। इन्होंने अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की। यानी देखा जाए तो सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था साहू जी महाराज ने की थी। ब्राह्मणों की कर्मकांडीय सत्ता को समाप्त करने के लिए इन्होंने कर्मकांडों में गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित किया। दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन की बात करते हैं कि दक्षिण भारत में ये कैसे वर्कआउट किया उसकी बात करते हैं। दक्षिण तमिलनाडु में 1901 ईस्वी में जनगणना के अवसर पर एक अस्पृश्य जाति मान के क्षत्रिय जाति के स्तर की मांग की गई और अपने आप को नादर पुकारना शुरू किया। इसी प्रकार उत्तरी तमिलनाडु में पल्ली जाति ने अपने आप को क्षत्रिय माना। ठीक है, धीरे धीरे वेल्लाल, रेड्डी, कम्मा और नादरों ने उच्च जातीय मुख्यतः ब्राह्मणों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। यानी यहाँ पे इस तरीके से अपने जो है कास्ट को इन्होंने क्षत्रिय, तो किसी ने अपना को जो है नादर पुकारना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध करना इन तमाम जो है नीतियों से स्टार्ट किया। अरब्बीपुरम आंदोलन अब देखते हैं। अरब्बीपुरम आंदोलन का बात करते हैं। केरल के महान धार्मिक गुरु नारायण गुरु द्वारा यह आंदोलन 1888 ईस्वी में चलाया गया। कौन? अरब्बीपुरम आंदोलन। अरब्बीपुरम आंदोलन नारायण गुरु द्वारा, ठीक है, 1888 में चलाया गया था। यह आंदोलन निम्न जाति में धार्मिक छूट को लेकर था। अरब्बीपुरम में इन्होंने शिव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। ये कई बार आ चुका है कि किसके कथन है मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, तो ये है नारायण गुरु का। नारायण गुरु के शिष्य अय्यप्पम राजराजन ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि मानव का न तो कोई धर्म है, न कोई जाति और न कोई ईश्वर है। ठीक है, तो ये एक लाइन बढ़ के इसमें जो है अपना योगदान देते हैं कि मानव का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है। मानव का धर्म अपना मानवता है। इस तरह की बातें जो स्टार्ट किया गया था इन नारायण गुरु के शिष्य अय्यप्पन राजराजन के द्वारा किया गया है। जस्टिस आंदोलन का संबंध देखते हैं। 1916 से लेकर 17 में हुआ था। प्रमुख नेता CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज थे। ठीक है, मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। जस्टिस आंदोलन में बड़ी संख्या में धनवान जमींदार और व्यापारी सम्मिलित थे। यानी यहाँ पे धनवान जमींदार हैं और व्यापारी भी इसमें सम्मिलित हैं। परंतु यह आंदोलन ब्राह्मणों की सरकारी सेवा, शिक्षा और राजनीति में प्राप्त श्रेष्ठ स्थिति से इच्छा करते थे। यानी कि ये लोग जो भी धनवान जमींदार या व्यापारी थे, ये लोग जो है सरकारी सेवा, शिक्षा और राजनीति में प्राप्त श्रेष्ठ स्थिति जो थी ब्राह्मणों की, उससे ये लोग इच्छा करते थे। इस आंदोलन के लोगों ने जस्टिस नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला। तो देखेंगे कि जस्टिस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा चालू किया गया? तो जस्टिस आंदोलन वालों के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। प्रमुख नेता आत्मसम्मान आंदोलन के थे EV रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार। ठीक है, EV रामास्वामी को पेरियार भी कहा जाता था। इन्होंने चलाया था आत्मसम्मान आंदोलन। 1920 के दशक में रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन को प्रारंभ किया। इस आंदोलन में बिना ब्राह्मण की सहायता के विवाह करने, यानी ब्राह्मणों की जरूरत ही नहीं है, विवाह अगर कहीं संपन्न हो रहा है तो ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, मंदिरों में जबरदस्ती प्रवेश करने और मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए आंदोलन चलाया। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की। ठीक है, इन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की और इस रचना को
इस रामायण को सच्ची रामायण कहा जाता है। नायर सर्विस सोसाइटी की बात करते हैं। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना जो है 1914 ईस्वी में मद्रास में किया गया। संस्थापक थे मन्नार पद्मनाथ पिल्लई। बस इतने ही याद करें कि नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने किया है, दैट्स ऑल। अब देखते हैं डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। ये देखिए, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की बात करेगा महात्मा गांधी, डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की बात करेगा तो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की बात करेगा तो DR शिंदे हो जाएंगे। अब बात करते हैं वाईकुम सत्याग्रह, ठीक है, 1924 ईस्वी में होता है। केरल में छुआछूत की परंपरा समाज में व्यापक रूप से फैली हुई थी। कई सुधारवादी और बुद्धिजीवियों ने, जिनमें नारायण गुरु, N कुमारन और TK माधवन जैसे लोग शामिल थे, इसके खिलाफ लड़ते आ रहे थे। त्रावणकोर के गांव वाईकुम से इस आंदोलन की शुरुआत की गई, इसलिए वाईकुम सत्याग्रह इसको कहा गया। और ये त्रावणकोर, ठीक है, त्रावणकोर के गांव, त्रावणकोर में एक गांव था वाईकुम। इस गांव में एक मंदिर में हरिजनों को घुसने अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। केरल कांग्रेस कमेटी ने 30 मार्च 1924 ईस्वी को हरिजनों को मंदिर में प्रवेश कराया। वाईकुम सत्याग्रह पूरे देश में फैला। रामास्वामी नायकर ने मदुरई में एक जत्थे का नेतृत्व किया। 1925 ईस्वी में गांधी जी त्रावणकोर गए और वहां की रानी से बातचीत की। इसके बाद वहां की सड़कें हरिजनों के लिए खुलवा दी गई, परंतु मंदिर के अंदर प्रवेश अभी भी वर्जित रहा। अब बात करते हैं गुरुवायूर सत्याग्रह 1931। के केलप्पन के उकसाने पर केरल कांग्रेस कमेटी ने 1931 ईस्वी में मंदिर में प्रवेश के प्रश्न पर फिर से प्रश्न उठाया और 1 नवंबर 1931 को गुरुवायूर में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह छेड़ने का निर्णय लिया गया। यह कार्य V सुब्रमण्यम के नेतृत्व में होना था, लेकिन ये लोग मंदिर में घुसने नहीं पाए, ठीक है, मतलब मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है, मंदिर के कर्मचारियों ने इन पर हमला कर दिया, बहुत से लोग घायल हो गए। के पिल्लई और AK गोपालन को अत्यधिक चोट आई। 21 दिसंबर 1932 ईस्वी को सत्याग्रह पुनः आरंभ किया गया। के केलप्पन आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी के यह आश्वासन देने पर कि वे खुद मंदिर में हरिजनों के प्रवेश के लिए व्यापक संघर्ष करेंगे, केलप्पन ने अनशन तोड़ दिया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, केलप्पन से संबंधित कौन हो जाएगा, गुरुवायूर सत्याग्रह, ये याद रखेंगे। अंततः नवंबर 1936 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा ने सभी मंदिरों को हिंदुओं की सभी जातियों के लिए खोलने का आदेश दिया। गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अथक परिश्रम किया। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1932 ईस्वी में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1933 से 34 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए, ठीक है, हरिजनों के उद्धार के लिए देशव्यापी दौरा किया। उनके इस प्रयास के परिणाम स्वरूप मद्रास विधानसभा में छुआछूत विरोधी विधेयक पेश किया गया। इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में भी ऐसा ही विधेयक पेश किया गया, ठीक है। अनेक अवसरों पर इन आंदोलनों द्वारा निम्न जातियों ने अपने को श्रेष्ठ जाति के स्तर पर लाने का प्रयत्न किया, अर्थात निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के रीति रिवाज, तरीके और परंपराओं को अपनाकर अपने स्तर को श्रेष्ठ करने का ही प्रयत्न किया गया। MN श्रीनिवास ने इसी को संस्कृतिकरण कहा है, ठीक है। अब बात करते हैं निम्न जाति से संबंधित सारे आंदोलन हमने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं मजदूर संघ आंदोलन, यानी कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। ट्रेड यूनियन, आप देख रहे थे कि जब ब्रिटेन के जब मजदूर जो है वो जागरूक हो गए मार्क्स के विचारों से, तो वहाँ के पूंजीपतियों ने अपने धन को भारत में निवेश करने को सोचा, क्योंकि यहाँ पे सस्ते श्रम मिल जाता था और यहाँ के अभी मजदूर जो है जागरूक भी नहीं थे। तो धीरे धीरे कुछ सालों बाद यहाँ भी जागरूक हुए और मजदूर संघ यहाँ भी बनना स्टार्ट हुआ। ट्रेड यूनियन श्रमिकों का एक ऐसा संघ है जिसका गठन मिलों और कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की अवस्था एवं स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से किया जाता है। यूनियनवाद श्रमिक संघ एवं श्रमिक विचारधारा पर केंद्रित है। श्रमिक प्रायः अनपढ़ ही होते थे, अतः पहले ट्रेड यूनियन का विचार नहीं आया, लेकिन बुद्धिजीवियों के प्रयास से ट्रेड यूनियन के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये वही बात है कि पहले शुरुआत में तो नहीं आया था, लेकिन बाद में जब देखा जा रहा है कि ब्रिटिश के जो है, यानी जो है यूनाइटेड किंगडम के जो मजदूर हैं वो अगर शिक्षित हो रहे हैं, वो अगर जो है जागरूक हो रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ के बुद्धिजीवियों ने
बुद्धिजीवियों के प्रयास से ट्रेड यूनियन के गठन का जो है मार्ग खुला और इन लोगों की मदद से, बुद्धिजीवियों की मदद से जो है भारत में भी जो है ट्रेड यूनियन का गठन हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। तो आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हम देखेंगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 1877 ईस्वी में अपने नियोजकों के विरुद्ध हड़ताल के रूप में मजदूरों की कार्रवाई का पहला उदाहरण नागपुर एक्सप्रेस मिल में हड़ताल के रूप में मिलता है। यानी सबसे पहला हड़ताल जो मजदूरों के द्वारा किया गया वो 1877 ईस्वी में किया गया, वो भी नागपुर एम्प्रेस, ठीक है, एम्प्रेस मिल में किया गया। इसका कारण मजदूरी की दर को लेकर था। एन.एम. लोखंडी ने 1890 ईस्वी में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे प्रायः भारत में गठित प्रथम मजदूर संगठन कहा जाता है। यद्यपि यह ट्रेड यूनियन नहीं था। 1897 ईस्वी में कोष, अस्थायी सदस्यता और स्पष्ट नियमों के साथ पहली बार एक मजदूर संगठन अमलगमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा का गठन हुआ। मजदूर वर्ग के किसी तबके की पहली संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व और प्रबंध में चलने वाली रेलों में हुई, जिसका नाम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। यह हड़ताल 1899 ईस्वी में मजदूरी, काम के घंटों और अन्य सेवा शर्तों के सुधार के कारण हुई थी। लगभग सभी राष्ट्रवादी अखबारों ने खुलकर इस हड़ताल का समर्थन किया। 1905 ईस्वी में कलकत्ता में प्रिंटर्स यूनियन, ठीक है, प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना हुई, जबकि 1907 ईस्वी में बम्बई की पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई। ये सब उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहानी की तरह इसको समझते जाइए। 1908 ईस्वी में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बम्बई की कपड़ा मिलों में हड़ताल किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है बम्बई के कपड़ा मिलों में जो है हड़ताल किया गया। यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। जो पहली हड़ताल है उसको याद करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहली जो है राजनीतिक हड़ताल कब किया गया, तो ये 1908 में किया गया, जब तिलक को गिरफ्तार किया गया। और वही मजदूरी को लेकर नागपुर एम्प्रेस मिल में किया गया था, ठीक है, 1877 ईस्वी में। तो ये प्रथम याद कर लेंगे, 1877 और 1908। फिर देखेंगे यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध एवं उसी के दौरान रूस की समाजवादी क्रांति ने मिलकर भारत के मजदूर वर्ग एवं उनके आंदोलन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भारत के कल कारखानों का उत्पादन बढ़ गया और औद्योगिक प्रगति हुई। मिल मालिकों ने युद्ध के दौरान अत्यधिक लाभ कमाया, किंतु मजदूरों का वास्तविक वेतन बढ़ने के बजाय औसतन कम हो गया। नियमित सदस्यता और शुल्क के साथ पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ था, जिसकी स्थापना वीपी वाडिया ने 1918 ईस्वी में मद्रास में की। यह कपड़ा उद्योग से संबंधित था। यही भारत का पहला वास्तविक ट्रेड यूनियन माना जाता है। पहला वास्तविक ट्रेड यूनियन किसे माना जाता है, तो ये जो आपका वीपी वाडिया के द्वारा जो है मद्रास में जो है संघ बनाया गया था, मद्रास श्रमिक संघ, ठीक है। गांधी जी द्वारा जो है 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA, ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ठीक है, की स्थापना की गई थी 1918 ईस्वी में। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली ट्रस्टी होती है। आचार्य जेपी कृपलानी ने स्पष्ट किया, किसने? जेपी कृपलानी ने स्पष्ट किया कि ट्रस्टीशिप का अर्थ ही यह है कि पूंजीपति मालिक नहीं है। इसका मालिक वह है जिसके हितों की रक्षा के लिए उसे जिम्मेदारी सौंपी गई है, अर्थात वास्तविक मालिक जो है मजदूर है। ये इन्होंने ट्रस्टीशिप को परिभाषित करते हुए आचार्य जेपी कृपलानी ने कहा। मजदूर संघ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण घटना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना है, ठीक है, AITUC, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्थापना 1920 ईस्वी में बम्बई में हुई है। NM जोशी के द्वारा किया गया है। लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे और जोसेफ बैप्टिस्टा ये उपाध्यक्ष थे, और महामंत्री जो थे वो दीवान चमनलाल थे। तो कम से कम 1920 में हुई है, ये याद रखें। NM जोशी जो है ये इसके संस्थापक थे और अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ये इतना तो कम से कम याद रखना है। ज़्यादा डीप में जाना है तो आपको जोसेफ बैप्टिस्टा भी याद रखना है, दीवान चमनलाल महामंत्री थे, ये भी ध्यान रखिएगा। AITUC का जन्म 107 यूनियन ट्रेडों के मिलने से हुआ। इसकी स्थापना का मूल कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय आपका कहाँ देखने को मिलेगा, जिनेवा, ठीक है। और उसकी स्थापना 1919 में हुई और उसी को देखते हुए यहाँ पे AITUC, ठीक है, की स्थापना होती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अतः भारत में भी श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। NM जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भेजे गए। प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में हुआ। अध्यक्ष उस समय जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। यानी AITUC में अब जो है फूट पड़ेगा और प्रथम विभाजन होगा 1929 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन होंगे 1929 में, आपको ध्यान होगा, ये जवाहरलाल नेहरू होंगे। इस विभाजन का मूल कारण साम्यवादियों एवं सुधारवादियों के बीच मतभेद था। साम्यवादी और सुधारवादी इन दोनों की अलग अलग विचारधारा। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने NM जोशी और VV गिरी के नेतृत्व में इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का यहाँ पे गठन किया गया और AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में दूसरा विभाजन 1931 में हुआ। एक होता है 1929 में, तो 1929 में हुआ तो दो भागों में बट गया। पुराना वाला तो अपना रहेगा ही AITUC, साथ में क्या हो गया ITUF यानी इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, IUTF, ठीक है। अब फिर 1931 ईस्वी में AITUC का एक बार फिर से जो है विभाजन हुआ और जब ये विभाजन तब हुआ जब रणदीबे और देश पांडे ने 1931 ईस्वी में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, RTUC रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया। 1934 ईस्वी में भी AITUC और RTUC आपस में मिल गए, यानी कि ये विभाजन तो हुआ इनका 31 में, लेकिन फिर से ये 1934 में मिल गए। 1938 ईस्वी में इसमें ITUF भी मिल गई, यानी कि ITUF जो आपका इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का जो है, आप देखेंगे 1929 ईस्वी में इसका विभाजन हुआ था। ये वाली भी जो है संगठन फेडरेशन जो है ये भी आके जो है 1938 ईस्वी में मिल गई, यानी 1938 ईस्वी में फिर से एक ही रहा और वो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस प्रकार 1938 में इसका पहला संयुक्त अधिवेशन नागपुर में हुआ। 1922 ईस्वी के बाद मजदूर वर्ग के आंदोलन में शिथिलता आई, लेकिन वामपंथ के आविर्भाव के कारण 1925 ईस्वी के बाद मजदूर वर्ग की गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। विभिन्न प्रांतों में कम्युनिस्ट दलों ने किसान कामगार पार्टियों को संगठित करना प्रारंभ किया। 1925 में सर्वप्रथम कलकत्ता में, कहाँ पे, तो कलकत्ता में प्रांतीय स्तर पर मजदूर किसान पार्टी बनी। कब, 1925 ईस्वी में, कहाँ पे, कलकत्ता में। और पार्टी का नाम क्या था, मजदूर किसान पार्टी। सभी प्रांतीय दलों ने मिलकर 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी का गठन किया, जिसका प्रथम अधिवेशन सोहनलाल जोशी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। 1928 में बम्बई कपड़ा मिल मजदूरों ने सबसे बड़ी हड़ताल की। यह 6 माह तक चली तथा इसमें 1.5 लाख लोगों ने जो है, लगभग 1.5 लाख लोगों ने जो है भाग लिया। कौन सा, तो बम्बई कपड़ा मिल मजदूर की हड़ताल में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मजदूर गतिविधियां कुछ हद तक रुक गई, लेकिन 1945 ईस्वी के बाद इसकी गतिविधियां पुनः तेज हुई। कांग्रेस राष्ट्रवादियों ने 1947 ईस्वी में AITU से निकलकर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी स्थापना की। और यहाँ पे देखेंगे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है स्थापना मई 1947 में होता है। वल्लभ भाई पटेल करते हैं और VV गिरी के द्वारा किया जाता है। किसके, वल्लभ भाई पटेल और VV गिरी के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष जो है जाएंगे वल्लभ भाई पटेल ही होंगे। कांग्रेस समाजवादियों ने 1948 ईस्वी में हिंद मजदूर सभा का निर्माण किया। हिंद मजदूर सभा से अलग होकर प्रोफेसर KV शाह ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, UTUC। 1923 ईस्वी में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगार वेल्लू चेट्टियार द्वारा आयोजित सभा में पहला मई दिवस, ठीक है, पहला मई दिवस मनाया गया। 1 मई को मजदूर दिवस जो मनाया जाता है, तो ये देखेंगे पहला मई दिवस मनाया गया। 1922 ईस्वी में VV गिरी ने ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की स्थापना की। MN रॉय एवं जमनालाल मेहता ने 1941 ईस्वी में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की।
ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 2 प्रमुख अधिनियम पारित किए जो निम्नलिखित हैं। अब ये जो 2 प्रमुख अधिनियम है उसको देखते हैं। पहला है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला था मजदूरों को हड़ताल करने की कानूनी मान्यता मिल गई, यानी कि मजदूर जो है अब हड़ताल कर सकते हैं। मजदूरों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अगर आप मजदूर हैं तो आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। हड़ताल कर सकते हैं लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 की बात करते हैं। इसमें से 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण थी। दूसरों के समर्थन में की जाने वाली हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, कि जो प्रॉब्लम आपका है तो आप अपने लिए हड़ताल कर सकते हैं। ये नहीं कि देश के दूसरे कोने में कुछ हो रहा है इसकी वजह से आप हड़ताल में बैठ गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वही बात है, दूसरों के समर्थन में की जाने वाली हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अति आवश्यक सेवाओं यथा बिजली, पानी, रेलवे आदि में हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी बिजली के लिए आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, पानी के लिए या फिर रेलवे को नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को जो है आप हड़ताल, इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों में अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधार के लिए आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। प्रमुख श्रमिक आयोग की बात करते हैं। अब भारतीय श्रम पर प्रथम आयोग 1875 ईस्वी में नियुक्त हुआ। यह लंकाशायर के उद्योगपतियों की मांग पर गठित किया गया था। यानी कि जो है ये भारतीय श्रम पर जो पहला आयोग 1875 में जो नियुक्त किया गया था, ये लंकाशायर के उद्योगपतियों की मांग पे ये जो है आयोग का गठन किया गया था 1875 में। इसका उद्देश्य भारतीय कारखानों में श्रमिकों के काम करने की परिस्थितियों का अध्ययन करना था कि उनकी परिस्थितियाँ कैसी हैं। ठीक है, काम करने लायक जो है वहाँ पे स्थितियाँ हैं या नहीं हैं, इन सब चीज़ों का जो है अध्ययन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। और इसी वजह से प्रथम कारखाना कानून आता है 1881 ईस्वी में। इसको भी देखते हैं। यह कानून बाल श्रम से संबंधित है। यानी प्रथम कारखाना कानून का संबंध किससे हो जाएगा? बाल श्रम से संबंधित हो जाएगा। इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला था 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, कल कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है अगर उसकी उम्र 7 वर्ष से कम है तो, पहली बात। दूसरा, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के काम करने के घंटे को सीमित किया गया और खतरनाक मशीनों को बाड़े से घेरने का निर्देश दिया गया। जो भी खतरनाक मशीनें हैं उनको किसी बाड़े से घेर दिया जाए ताकि बच्चे जो है वहाँ पे न जा सकें, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी का उम्र 12 वर्ष से कम है, ठीक है, 12 वर्ष या 12 वर्ष से कम है तो उसके घंटे सीमित किए गए। ठीक है, कि इतने घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। और 7 वर्ष से कम अगर है, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बोला गया कि तुम कारखाने में काम करोगे ही नहीं। ठीक है। दूसरा कारखाना कानून की बात करते हैं 1891 ईस्वी में। यह स्त्रियों की सुधार से संबंधित था। ठीक है, इसमें बच्चों के काम करने की न्यूनतम आयु जो है 9 वर्ष निर्धारित की गई। पहले 7 वर्ष थी, यानी 7 वर्ष से कम हो तो कर ही नहीं सकते। अब कहा गया कि न्यूनतम आयु 9 वर्ष, यानी बच्चा अगर 9 वर्ष तक का है तो काम नहीं करेगा, 9 वर्ष से ज़्यादा है, 9 वर्ष से कम वाला काम करेगा ही नहीं। ठीक है, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए समय सीमित किया गया। पहले क्या था? 7 वर्ष और साथ में 12 वर्ष था। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 7 वर्ष से कम वाला करेगा नहीं, और 12 वर्ष से जो है 12 वर्ष के लिए तो है, 7 से 12 वालों के लिए काम जो है वर्किंग आवर जो है फिक्स्ड किया गया कि इतना ही घंटे जो है काम करना है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा कारखाना अधिनियम आया, इसमें 9 वर्ष मिनिमम, इससे कम वाले को कारखाने में काम करना ही नहीं है, और 9 से 14 वर्ष वाले अगर काम करता है तो वो एक निश्चित समय तक करेगा, ज़्यादा घंटे तक काम नहीं करेगा। इसमें 1.5 घंटे के मध्यावकाश एवं साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था दी गई, यानी कहा गया कि आपको बीच में जो है लंच टाइम जो है 1.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, मध्यावकाश, और जो हो जाएगा साप्ताहिक अवकाश भी, जो आपका सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। तीसरा कारखाना कानून की बात करेंगे तो यह औद्योगिक श्रमिकों के सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित था। ठीक है, औद्योगिक जो श्रमिक हैं वो अगर मर जाते हैं या फिर जो है बाई एक्सीडेंट अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी सिक्योरिटी और स्वास्थ्य से संबंधित ये था कि अगर कोई ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है तो उससे संबंधित ये तीसरा कारखाना कानून 1911 ईस्वी में आया था। फिर चतुर्थ कारखाना 11 दूना 22, ठीक है, वो 10-10 साल के गैप पे है, 1881, और फिर जो है आपका 1881, और फिर जो है आपका 1891, और यहाँ पे 10 वर्ष का है 1911, 11 दूना 22, 11 का जो है 11 दूना 22, 11 साल का डिफरेंस है यहाँ पे। यह कारखाना कानून जो है ये केवल फैक्ट्रियों पर लागू होता था। ठीक है, केवल फैक्ट्री, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी उन्हीं पे चतुर्थ कारखाना कानून जो है लागू होता था। अब बात करते हैं किसान आंदोलनों का।
औपनिवेशिक शासन ने भारतीय किसानों पर सर्वाधिक कहर ढाए। शुरू से ही हम ये देखते आ रहे हैं। भू राजस्व की नई प्रणालियाँ जैसे कि आपका जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब तमाम जो प्रणालियाँ आई एवं उपनिवेशवादी प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्थाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी। जमींदारों ने किसानों पर अत्याचार करना शुरू किया। मनमाने ढंग से किसानों से अवैध लगान की वसूली और बेगार लेने का दुष्चक्र चल पड़ा। अतः किसानों ने कई विद्रोह अंग्रेजी शासन एवं जमींदारों के विरुद्ध किए। इन विद्रोहों में पहला कृषक विद्रोह नील विद्रोह था। तो नील विद्रोह की बात करेंगे जो आपका 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद हुआ था, तो वो नील विद्रोह। और जस्ट पहले हुआ था तो वो हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था और फिर 1857 और फिर ये 59 से लेकर 60 में नील विद्रोह हुआ था। अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया उसमें नील विद्रोह सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख है। यह आंदोलन बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ। नील उत्पादकों ने किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया, जबकि किसान अपनी भूमि पर चावल और अन्य अनाज उपजाना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग कई बार अकाल का स्वाद चख चुके थे। भारतीय जनता इस चीज़ से भली भांति परिचित थी कि अगर खाद्य फसलों को न उगाया जाएगा तो फिर खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं और जो है मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। इसलिए ये लोग जो है चावल और अन्य अनाज उपजाना चाहते थे, जिससे उन्हें बेहतर कीमत मिल सकती थी जिसकी उन्हें बेहतर कीमत मिल सकती थी। ज़्यादातर नील उत्पादक यूरोपीय थे। ग्रामीण इलाकों में उनके कारखाने थे जहां वे नील का शोधन किया करते थे। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर उनसे करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से काफ़ी कम दाम में हुआ करता था। इसी प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता था। पहले भी आ चुका है। बुक का मतलब यही होता है एक ही चीज़ 3-4 बार आएगा। ददनी प्रथा हमने पहले भी देखा था कि पहले ही करारनामा लिखवा लिया जाएगा कि इतने में तुमको ये करना है और फाइनली जो है वक्त आने पे 3-4 महीने या 6 महीने या साल भर के बाद आपको वो करना पड़ेगा। इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता था। नील उत्पादक किसानों पर जो अत्याचार करते थे उसके लिए उन्हें कानून का भय नहीं रहता था, क्योंकि अधिकांश मजिस्ट्रेट यूरोपीय थे और इनके फैसले उत्पादकों के पक्ष में रहा करते थे। 1859 ईस्वी के मध्य में कलारौआ में डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर से एक सरकारी आदेश पढ़ने में थोड़ी सी भूल हो गई और उन्होंने 17 अगस्त 1859 को पुलिस के नाम फरमान जारी कर दिया कि नील उगाने वाले रैयतों से संबंधित विवादों में जमीन पर रैयतों का कब्जा बरकरार रहेगा और वे उस पर अपनी मर्जी से फसल की बुआई करेंगे। चंद्राकर की यह घोषणा सारे बंगाल में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान एकजुट हुए और नील की खेती बंद करने का निर्णय लिया। 1860 ईस्वी की शुरुआत में यह आंदोलन बंगाल के उन सभी जिलों में फैल गई जहां जहां नील की खेती होती थी। जब किसानों पर कराए गए हमले से कोई रास्ता नहीं निकला तो नील उत्पादकों ने धमकी दी कि वे अपनी जमींदारी अधिकारों का इस्तेमाल करके विद्रोही किसानों से ज़मीनें छीन लेंगे या उनका लगान बढ़ा देंगे। इसके बदले रैयतों ने लगान चुकाना ही बंद कर दिया। सभी को जो है 1857 की क्रांति का ही ये परिणाम है कि ये लोग जो है इतना बढ़ चढ़ के यहाँ पे देखने को मिलेगा नील के विद्रोह में। वे अपने जमींदार अधिकारों को इस्तेमाल करके विद्रोही किसानों से ज़मीनें छीन लेंगे और लगान बढ़ा देंगे और इसके बदले रैयतों ने लगान चुकाना ही बंद कर दिया। इस एकजुट प्रतिरोध को नील उत्पादक सहन न कर पाए और अपने नील कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हो गए। 1860 ईस्वी के अंत तक बंगाल की नील खेती पूरी तरह बंद हो गई। नील आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि रैयतों ने पूरी अनुशासन, एकजुटता, संगठन और सहयोग के बल पर यह लड़ाई लड़ी थी। इस आंदोलन को बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग का भी पूरा समर्थन प्राप्त था। समाचार पत्र इनके शोषण के विषय को छापते रहते थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी, कई बार आ जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे, नील विद्रोह से संबंधित ये हैं। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए काफ़ी कार्य किया था। इस संबंध में दीनबंधु के नाटक नील दर्पण का भी उल्लेख किया जाता है। तो ये दोनों याद रखेंगे, नील दर्पण से संबंधित है हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी और दीनबंधु के नाटक जो है आपके दीनबंधु के जो नाटक हैं नील दर्पण, ये दोनों का जो है उल्लेख नील दर्पण के संदर्भ में किया जा सकता है, जिसमें किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया है। ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था, इम्पोर्टेंट है।
इन सब का सरकार पर असर पड़ा और उसने नील समस्या की जांच के लिए सीटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में कर दिया। इस आयोग की रिपोर्ट में यह सिद्ध हो गया कि किसानों का भीषण शोषण होता रहा था, यानी कि होता था। ठीक है, कौन सा? सीटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया गया। तो नील आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सीटोनकार। ठीक है, और कब गठन किया गया था नील आयोग? 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में एक अधिसूचना जारी कर दी गई कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और सारे विवादों का निपटारा विधि पूर्वक किया जाएगा। तब तक नील उत्पादकों ने अपने कारखाने खुद ही समेट लिए। अब बात करते हैं पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह 1873 ईस्वी से लेकर 76। यह विद्रोह बंगाल के पाबना जिले में हुआ। इस विद्रोह का कारण यह था कि जमींदारों ने लगान की दर काफ़ी बढ़ा दी थी। 1877 ईस्वी में इसके विद्रोह में बंगाल में पाबना जिले में यूसुफ शाही परगना में किसान संघ की स्थापना हुई। 1877 में किसान संघ की स्थापना यहाँ पे होता है यूसुफ शाही परगना में। इन लोगों ने अहिंसक लड़ाई लड़ी। कई बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इसका, जहाँ भी अहिंसक होगा ना वहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग रहेंगे। ठीक है, कई बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इनका साथ दिया। इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त भी, आरसी दत्त जिसको बोलते हैं, रमेश चंद्र दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है प्रमुख थे। पाबना आंदोलन के नेताओं में ईशान चंद्र राय, ठीक है, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभू पाल प्रमुख थे। ये प्रमुख पाबना विद्रोह के नेताओं का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी आ जाएंगे और रमेश चंद्र दत्त भी आ जाएंगे इसमें। साथ ही साथ जो है ईशान चंद्र राय जो इसके नेता थे, केशव चंद्र राय हो जाएंगे, शंभू पाल प्रमुख नेता में आ जाएंगे। तीनों का नाम याद रखेंगे पाबना विद्रोह से संबंधित। कृषकों ने ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया बल्कि वे इंग्लैंड की रानी की रैयत बनने रहना चाहते थे। कृषकों ने ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया। जाहिर सी बात है कि अहिंसक लड़ाई है, कोई विरोध नहीं करना है, जो इनको हक चाहिए बस वो मिलना चाहिए। और इंग्लैंड की रानी की रैयत बने रहना चाहते थे। इन नेताओं ने यह भी नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। रैयत सभा ने जमींदारों की लगान वृद्धि के विरुद्ध मुकदमे शुरू किए और लगान देना बंद कर दिए। अंत में 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी कानून बनकर इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। यानी बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब बना? तो 1885 ईस्वी में, जिस वजह से जो है इनको संरक्षण मिला। अब बात करते हैं दक्कन उपद्रव जो 1875 ईस्वी में होगा। महाराष्ट्र के पुणे एवं अहमदनगर जिलों में रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों से सीधा लगान वसूल किया जाता था। उन्हें भूमि का मालिकाना हक भी प्राप्त था। यहाँ पर मारवाड़ी एवं गुजराती साहूकार बहुत अधिक ब्याज पर कृषकों को धन उधार देते थे। बहुत अधिक ब्याज पर, ध्यान रखेंगे। कृषकों द्वारा धन न चुकाने पर ये महाजन न्यायालयों से अपने पक्ष में निर्णय करवाकर भूमि ले लेते थे। इस तरह कृषकों से सूदखोरों के पास संपत्ति का हस्तांतरण होने लगा। तो ये है दक्कन उपद्रव का कारण। दिसंबर 1874 ईस्वी में एक सूदखोर कालू राम ने एक किसान बाबा साहिब देशमुख, ठीक है, एक किसान के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिक्री प्राप्त कर ली। यानी कि घर की नीलामी का आदेश प्राप्त कर लिया। इस पर किसानों ने साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया। 1875 ईस्वी तक स्थिति विस्फोटक हो गई। किसानों ने साहूकारों के घरों एवं दुकानों पर हमला करके इकरारनामा, जो भी वो कागजी कार्रवाई के द्वारा इकरारनामा था, इकरारनामे और अदालत के आदेश जला दिए। सरकार ने किसान विद्रोह को 3 सप्ताह में दबा दिया। साथ ही दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 द्वारा किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए। तो जैसे बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में आया था बंगाल वाला, और ये दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 ईस्वी में आया। ठीक है। जस्टिस रानाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों की मांगों को उचित ठहराया था। अब बात करते हैं 20वीं सदी के प्रमुख कृषक आंदोलन। 20वीं सदी के प्रमुख कृषक आंदोलनों में देखेंगे मालाबार का मोपला विद्रोह। ठीक है। केरल में रहने वाले मोपला कृषक उन अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर बस गए। ये मोपला कृषक मुसलमान थे। ठीक है, ये मोपला कृषक क्या थे? मुसलमान थे। इनमें अधिकतर जो है गरीब थे। ये या तो खेती करते थे या छोटा मोटा व्यवसाय। यहाँ के जमींदार वर्ग नंबूदरी
उच्च वर्ग के हिंदू थे। चूंकि जमींदारों को पुलिस कानून और कर अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था, अतएव उन्होंने मोपला कृषकों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया था। 1836 ईस्वी से लेकर 1854 ईस्वी के बीच में मालाबार क्षेत्र में 22 बार विद्रोह की जानकारी प्राप्त हुई। यानी कि 36 से लेकर 54 के बीच में 22 बार विद्रोह हुआ है इस क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में। 1882 से लेकर 1885 एवं 1896 ईस्वी में यहाँ पुनः विद्रोह हुए। विद्रोहियों ने हिंदू मंदिर नष्ट कर दिए एवं जमींदारों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वस्तुतः यह अमीर एवं गरीब के मध्य का संघर्ष था, जिसे औपनिवेशिक शासकों ने सांप्रदायिक रूप दे दिया, क्योंकि जमींदार हिंदू और कृषक मुसलमान थे। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह पुनः भड़क उठा। यह पहले से भिन्न था। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आज़ाद और शौकत अली ने मोपला आंदोलन का समर्थन किया। धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन एवं कृषक बैठकों में अंतर नहीं रहा। ठीक है, बढ़ते हुए कृषक प्रभावों से सरकार ने निषेधाज्ञा, ठीक है, यानी कि निषेध आज्ञा लागू कर खिलाफत आंदोलन से संबंधित बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रमुख खिलाफत नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। खिलाफत नेता अली मुस्लियार, जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, को गिरफ्तार कर लिया गया और एक स्थानीय मजिस्ट्रेट ने मस्जिद पर छापा मारा। मुस्लियार तो गिरफ्तार नहीं हो पाए, किंतु मस्जिद पर छापा मारे जाने की खबर चारों तरफ फैल गई। बहुत से मोपला एकत्र हो गए और पुलिस ने गोलियां चला दी, जिससे बड़ी संख्या में मोपला मारे गए। इन सब के परिणाम स्वरूप मोपला भी हिंसा पर उतर आए। उन्होंने सरकारी संपत्ति लूटी और आग लगा दी। अब ब्रिटिश नौकरशाहों ने हिंदुओं को भड़काया, जिससे इस संघर्ष ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। दिसंबर 1921 ईस्वी में यह विद्रोह पूरी तरह कुचल दिया गया। संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन, तो वहाँ पे मोपला विद्रोह में अली मुस्लियार बस एक याद रखेंगे नाम। बाकी यहाँ पे देखते हैं संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। आगरा एवं अवध क्षेत्र के जमींदारों तथा उपनिवेशवादी व्यवस्था ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। 1920 ईस्वी में जमींदारों ने किसानों से मनमाना लगान वसूल किया, जबकि फसल नष्ट हो जाने से किसान बहुत हताश थे। अवध में होम रूल लीग के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और एक संगठन बनाया जिसका नाम किसान सभा रखा। 1920 ईस्वी में संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन। ध्यान रखेंगे यहाँ पे किसान सभा का गठन किया गया। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। यानी उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 ईस्वी में किया गया है। इन तीनों के सहयोग से, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र के सहयोग से। जून 1919 ईस्वी तक इसकी संख्या 450, जून 1919 ईस्वी तक इसकी 450 शाखाएं स्थापित हो गई थीं। यानी इसकी सफलता का कारण बता रहा है कि मात्र एक साल में ही 450 शाखाएं इसकी जो है ओपन हो गई थी, ब्रांचेज इसकी 450 ओपन हो गई थी। ये इसकी सफलता का सूचक है। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। अवध की तालुकेदारों में ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में किसान बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। तो इस तरह नाई धोबी बंद कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे नाई धोबी बंद जो है प्रतापगढ़ जिले का एक जागीर था, वहाँ पे ये जो है बहिष्कार जो है स्टार्ट किया गया था। अवध की तालुकेदारी की ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में किसान बैठक का सिलसिला शुरू हुआ। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह, ठीक है, झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही एक नया चेहरा बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन की नींव को संभाला। अब बाबा रामचंद्र से संबंधित हम देखेंगे। बाबा रामचंद्र किसान आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। ये मूलतः महाराष्ट्र के थे। इन्होंने जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। ये सन्यासी के वेश में किसानों के बीच रहकर गांवों में सभाएं आयोजित करने लगे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत एवं संगठित किया। इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़ में एक समानांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन हुआ। यानी अवध किसान सभा का गठन कब किया गया, तो
20 ईस्वी में, और इसमें योगदान किसका रहा? बाबा रामचंद्र का। ठीक है, जिससे पूरे अवध प्रांत की लगभग उन सभी किसान सभाओं को अपने में मिला लिया जो अवध में गठित की गई थी। और इसमें अवध किसान सभा में पूरे अवध में जितने भी छोटे मोटे जो है किसान सभा थे सब इसमें आके मर्ज हो गए, मिल गए। प्रतापगढ़ के डिप्टी कमिश्नर मेहता ने किसानों को उनकी शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। प्रतापगढ़ जिले का रूड़ गांव, ठीक है, रूड़ गांव किसान सभा की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया। 1920 ईस्वी में किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। 6 फरवरी 1921 ईस्वी को फुर्सतगंज बाजार में किसानों ने जमींदारों की निरंकुशता, बनियों की भारी मुनाफे, अनाज और कपड़े की मूल्य वृद्धि के विरोध में आंदोलन किया। पुलिस ने इन पर गोलियां चलाई जिनमें से कई लोग हताहत हो गए। इस तरह आंदोलन कमजोर हो गया। इस बीच सरकार ने अवध मालगुजारी रेंट अधिनियम पारित कर दिया। हालांकि इससे किसानों को कोई खास राहत नहीं मिली। किससे? अवध मालगुजारी रेंट अधिनियम से कोई खास राहत किसानों को नहीं मिली। इस कानून ने किसानों के आंदोलन को तोड़ने का कार्य किया। कौन सा कानून? अवध मालगुजारी रेंट अधिनियम। अब बात करते हैं एका आंदोलन, जो 1921 से लेकर 22 ईस्वी में अवध के किसानों ने एक आंदोलन चलाया जिसको इन्होंने एका आंदोलन कहा। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब थे। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखेंगे कि प्रमुख नेता कौन थे? मदारी पासी और सहरेब। ये दोनों किसान थे और निम्न जाति के थे। वस्तुतः यह आंदोलन पासी एवं यादवों द्वारा जो है चलाया गया था। ठीक है, पासी और यादव ये दोनों जो है दोनों कास्ट के द्वारा जो है चलाया गया था। इस आंदोलन के नेताओं ने घोषणा की कि किसान उन खेतों को न छोड़े जो गैर कानूनी रूप से उनसे छीन लिए गए हैं। वे केवल सुनिश्चित लगान दे तथा उनकी रसीद मांगे। इस आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान और गैर कानूनी रूप से खेत छीनना था। पुलिस ने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन किया। एका आंदोलन पहले के किसान सभा आंदोलन से इस मायने से अलग था कि जहां किसान आंदोलन में मूलतः काश्तकारी सम्मिलित था, यानी पहले के जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें काश्तकारिता जो है ये सम्मिलित था, जमींदार नहीं। वहीं एका आंदोलन में छोटे मोटे जमींदार भी शामिल थे जो बढ़े हुए लगान के बोझ से परेशान थे एवं सरकार से नाराज थे। बारदौली सत्याग्रह 1928। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदौली 1922 ईस्वी में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। देश में एक तरफ साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, उन्हीं दिनों बारदौली के किसानों ने लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। 1926 से लेकर 27 ईस्वी में कपास के मूल्यों में गिरावट के बावजूद सरकार ने बारदौली में राजस्व 22% बढ़ा दिया। बाध्य होकर किसान अपनी भूमि बेचने के लिए तैयार थे, किंतु मंदी की वजह से कोई खरीदार नहीं था, मतलब भूमि खरीदने के लिए भी कोई नहीं था। किसानों की ओर से कांग्रेस नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। 4 फरवरी 1928 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी अभी सरदार नहीं लगेगा, सिर्फ वल्लभ भाई पटेल बारदौली पहुंचे। इनके नेतृत्व में बारदौली के किसानों ने लगान की अदायगी तब तक न करने का निर्णय किया जब तक कि सरकार किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण का गठन नहीं करती या पहले से दिए जा रहे लगान को ही पुनः अदायगी नहीं मानती। यानी जो 22% बढ़ाई है इसको हटा देने, या तो हटा दे या फिर एक जो है निष्पक्ष न्यायाधिकरण का गठन कर दे। 2 शर्तें रख दिया गया। सरकार ने पूरे तालुके को 13 शिविरों में विभाजित कर प्रत्येक में एक अनुभवी नेता तैनात किया। इस तरह सत्याग्रह की शुरुआत हुई। अगस्त 1928 ईस्वी में गांधी जी बारदौली पहुंचे और उन्होंने घोषणा की कि यदि सरकार ने सरदार पटेल को गिरफ्तार किया तो वे किसानों का नेतृत्व करेंगे। बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन महिलाओं में कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थीं, शारदाबेन शाह, मीठूबेन, भक्तिबा यानी कि दरबार गोपाल दास की पत्नी और शारदा मेहता ने व्यापक रूप से जनसंपर्क किया। बारदौली की औरतों ने ही पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया। अंत में सरकार ने एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल से इस मामले में जांच करवाई। इसने लगान वृद्धि को अनुचित बताया, यानी मैक्सवेल ने बता दिया कि भाई जो ये लोग बोल रहे थे कि अनुचित वृद्धि हुई है वो सही बोल रहे थे। अतः लगान में 22% से घटाकर 6.0
3% कर दी गई। इस प्रकार यह अहिंसात्मक कृषक आंदोलन सफल रहा। बिजौलिया आंदोलन की बात करते हैं। यह राजस्थान के बिजौलिया क्षेत्र में चला था। मेवाड़ के बिजौलिया के जागीरदार किसानों से 84 प्रकार की लगान वसूल करते थे। 84 प्रकार के लगान वसूल करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों को अपनी लड़की के विवाह पर 5 रुपये इन्हें देने पड़ते थे। 1913 ईस्वी में सारे बिजौलिया क्षेत्र के किसानों ने लगान नहीं अदा किया और न ही भूमि पर खेती की। इस आंदोलन के प्रारंभिक नेता चारण और ब्रह्मदेव थे। इन्हें बिचौलिया से निर्वासित कर दिया गया। बाद में बेगार से मना करने पर इनके नेता नारायण बटले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब यहाँ पर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। यह सत्याग्रह भूप सिंह ने चलाया। जो सत्याग्रह चलाया था ये भूप सिंह को रास बिहारी बोस और सतीश चंद्र सन्याल ने राजस्थान में क्रांतिकारी कार्यों के लिए भेजा था। भूप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल से भाग करके विजय सिंह पथिक के नाम से बिचौलिया गए। ठीक है, विजय सिंह पथिक के नाम से जो है बिचौलिया गए और वहाँ आंदोलन तेज किया। वहाँ के राजा पर दबाव बढ़ा और एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई। 1922 ईस्वी में भारत सरकार की एक प्रतिनिधि हॉलैंड जो है, प्रतिनिधि का नाम है हॉलैंड जो है बिजौलिया पहुंचा। हॉलैंड की मध्यस्थता से किसानों के साथ समझौता हुआ। अब इसमें से 35 करों को हटा दिया गया, यानी 84 प्रकार का जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें से 35 टैक्स को हटा दिया गया। बाद में माणिक्य लाल वर्मा ने जमनालाल बजाज से मुलाकात कर उन्हें आंदोलन का नेता बना दिया। बजाज के प्रतिनिधि, यानी कि जब बजाज बने, बजाज के प्रतिनिधि उपाध्याय ने मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच से समझौता किया। फिर भी किसानों की पुरानी ज़मीनें वापस नहीं मिली। अंततः 1941 ईस्वी में काफ़ी संघर्ष के बाद किसानों को उनकी ज़मीनें वापस मिल गई। कब? 1941 ईस्वी में। बर्खास्त किसान संघर्ष की बात करते हैं। बिहार में बर्खास्त किसान संघर्ष बहुत उग्र था। बिहार में 3 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। बर्खास्त भूमि, जिसे जमींदार अस्थायी काश्तकारों को विभिन्न दरों पर प्रतिवर्ष किराए पर देते थे। दूसरा रैयत भूमि, यह अस्थायी काश्तकारों की भूमि थी। और जिस्ती भूमि, यह जमींदारों की स्वयं की भूमि थी जिस पर खेतीहर मजदूर काम करते थे। बर्खास्त वाले में क्या है कि कोई भी इसका जो है जमींदारी अस्थायी थी। प्रतिवर्ष किसी एक दूसरे को, जिसमें हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे तो उसमें बोला गया है कि एक मेन जमींदार ने उप जमींदारों को जन्म दिया। तो ये उप जमींदार जो होते थे ना, इनको बर्खास्त भूमि उप जमींदारों को मिल जाता था। रैयत भूमि तो जो रैयतों को मिली हुई है, किसानों को, वो परमानेंट है। और जिस्ती भूमि, यहाँ काश्तकार है, मतलब कि एक तरह से रैयत किसान की बात हो रही है। जिस्ती भूमि जो जिस्ती जमींदार की होती थी और इस पर खेतीहर मजदूर जो है कार्य करते थे। बर्खास्त किसानों के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं थे। जमींदारों को बेदखली में रुचि इसलिए होती थी कि उन्हें नए आसामी से अधिक किराया मिलता था। 1946 ईस्वी में मई जून में मुंगेर, गया, शाहाबाद, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं मधुबनी में जमींदारों एवं बर्खास्तकारों में जमकर संघर्ष हुआ। यह संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक कि कांग्रेस सरकार ने बाध्य होकर बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948 पारित नहीं कर दिया। तेभागा आंदोलन की बात करते हैं। यह आंदोलन मुख्यतः बंगाल में केंद्रित था। इसकी शुरुआत जो है त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई। यहाँ से बंगाल में नोआखोली तक ये फैल गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। ठीक है, जब बहुत तेज भागेंगे तो भवन जो है कांपने लगेगा, इस तरह याद कर लेंगे। तेभागा आंदोलन, कंपाराम सिंह और भवन सिंह। नोआखोली इस समय भीषण सांप्रदायिक दंगों में झुलस रहा था, परंतु इस आंदोलन में हिंदू एवं मुस्लिम किसानों ने एकता का प्रदर्शन किया। ध्यान रखेंगे इसको। इसमें बटाईदार किसानों ने ऐलान किया कि वे फसल का 2/3 हिस्सा लेंगे और जमींदार को सिर्फ 1/3 हिस्सा देंगे। बंटवारे की इसी अनुपात के कारण इसे तेभागा आंदोलन, क्योंकि तेभागा यानी कि एक भाग क्या हो जाएगा, जमींदारों को देंगे। तेलंगाना का किसान आंदोलन की बात करते हैं। तेलंगाना का किसान आंदोलन 1946 से लेकर 1951 तक चला है। तेलंगाना उस समय निज़ाम द्वारा शासित हैदराबाद रियासत का एक अंग था। यहाँ के किसानों का आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ।
जब उनसे कम दाम पर ज़बरदस्ती अनाज वसूला जा रहा था। तेलंगाना के किसानों के विद्रोह का तत्कालिक कारण पुलिस द्वारा कमरैया की हत्या थी। ठीक है, कमरैया का जो हत्या हुआ था यही जो है आपका तेलंगाना आंदोलन का मुख्य कारण था। ये कम्युनिस्ट नेता था। कमरैया क्या थे? कमरैया कम्युनिस्ट नेता थे और स्थानीय किसानों के संगठन करता थे। किसानों ने पुलिस और जमींदारों पर हमला किया। 1946 से 47 में किसानों का यह विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था। किसानों ने यह मांग की कि हैदराबाद रियासत को समाप्त कर दिया जाए तथा उससे भारत का अंग बना दिया जाए। तेलंगाना कृषक आंदोलन भारतीय इतिहास में सबसे लंबे छापामार कृषक युद्ध का साक्षी बना। स्वतंत्रता के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब बात करते हैं वर्ली आंदोलन। पश्चिमी भारत में बंबई नगर से थोड़ी दूर रहने वाले आदिम जाति के वर्ली लोग, यानी वर्ली लोग कहाँ पे हैं? तो पश्चिमी भारत में बंबई नगर से थोड़ी दूर रहने वाले ये जो है आदिम जाति के वर्ली लोग जंगल के ठेकेदारों, साहूकारों, धनी कृषकों तथा भूपतियों, ठीक है, यानी कि भूमि के जो भी हैं सर्वे सर्वा, उनके विरुद्ध खड़े हुए। किसान सभा की सहायता से मई 1945 ईस्वी में उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। बाद में ये लोग साम्यवादी दल के प्रभाव में आ गए। अब बात करते हैं पुन्नप्रा एवं वायलार का संघर्ष। पुन्नप्रा एवं वायलार का संघर्ष, ये दोनों स्थान केरल में अल्लप्पी जिले में स्थित है। कौन? तो ये पुन्नप्रा और वायलार, ये दोनों केरल के अल्लप्पी जिले में स्थित है। यहाँ का संघर्ष किसानों एवं मजदूरों का मिलाजुला संघर्ष था, यानी किसान भी थे और मजदूर भी थे। यह सामंती उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध था। इसका प्रारंभ अक्टूबर 1946 ईस्वी में हुआ। इसमें हिस्सा लेने वाले काश्तकार, खेत मजदूर एवं नारियल की जटा के रस्सियों के कारखानों के मजदूर थे। यहाँ पर सामंत इनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे। इस आंदोलन का दमन पाशविक तरीकों से किया गया। इसमें शिविरों को घेर कर गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। सारे मामले को दबा दिया गया। इस तरह यह आंदोलन कुचल दिया गया। भयानक रूप से इस आंदोलन का दमन किया गया। अखिल भारतीय किसान संगठन की बात करते हैं। 1927 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख के चलेंगे। यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा सबसे इंपॉर्टेंट। 1927 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया गया। इसके गठन का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। 1928 ईस्वी में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन एनजी रंगा ने किया। तो एनजी रंगा ने आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। अप्रैल 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में एक किसान सभा का गठन किया गया। इसी वर्ष प्रोफेसर एनजी रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान सभा गठन करने की तैयारी करने के लिए मद्रास में एक सम्मेलन आयोजित किया और यहाँ संगठन बनाने का निर्णय लिया गया। कहाँ पे? मद्रास में। कि एक जो छोटे मोटे हम लोग प्रांतीय स्तर पर कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। एक अखिल भारतीय जो है सेंट्रल लेवल पे एक जो है किसान संगठन की स्थापना करते हैं। और 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया। पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ है? लखनऊ में। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर एनजी रंगा महासचिव चुने गए। ठीक है, इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया और भाषण दिया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को, ये डेट भी याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप एक एक लाइन याद रखेंगे कि पहला भारतीय किसान सभा सम्मेलन 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ है, ये याद रखेंगे। स्वामी सदानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, कई बार जो है उलटफेर हो जाता है। प्रोफेसर एनजी रंगा महासचिव थे, ये अध्यक्ष नहीं थे, ये महासचिव थे। स्वामी सदानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया और भाषण दिया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। भारत के इतिहास में पहली बार किसानों ने देश भर में 1936 ईस्वी के मई दिवस में भाग लिया। किसान आंदोलनों को गति प्रदान करने के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक था। अतः 1938 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निद्रुबोल में पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया। 1942 ईस्वी तक किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चलते रहे। इसका उद्देश्य भारत की स्वाधीनता प्राप्ति था। 1942 ईस्वी के बाद किसान संघ राष्ट्रीय आंदोलन के रास्ते से काफ़ी दूर हो गया। तब उनका न केवल जनाधार कमजोर हुआ बल्कि उनके नेतृत्व में भी फूट पड़ने लगी। तो ये 1942 तक जो है, आपका देखेंगे यहाँ पे 1936 में जो बनेगा अखिल भारतीय किसान सभा,
ये 1942 तक जो है अपने चरमोत्कर्ष पर रहेगा, और 1942 के बाद जो है इसमें फूट पड़ेगा और फाइनली जो है ये कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरह ये चैप्टर ख़त्म होता है।